हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये जो हमारा टॉपिक है ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से लिया गया है, जो बेसिकली नीट के अंदर हम कवर करते हैं। एंड इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं HGP, दैट इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये बहुत ही घुमा के NCERT में दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चों को ये अप्रोच समझ में नहीं आती है। आज मैं उसको बहुत क्लैरिफाई वे में समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से HGP जो है वो काम करता है, इसके मेन गोल्स क्या क्या है, इसके फीचर क्या है और ये क्यों किया गया था बेसिकली, है ना। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव यू सम आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो देखो होता क्या है, आप सबको पता है कि हमारे पास एक सेल होती है एंड देखो यहाँ पे मैं आपको समझाते हुए चलती हूँ कि हमारे पास दिस इज़ अ सेल। सपोज एक हमारे पास ये सेल है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ येलो से, एंड इस सेल के अंदर ये सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है एंड सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या है, 46 क्रोमोजोम है, क्योंकि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो जब 46 क्रोमोजोम है, इन 46 क्रोमोजोम में जो हमारे पास 44 क्रोमोजोम है, मतलब कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, इनको आप बोलते हो ऑटोसोम। और इसके अलावा जो क्रोमोसोम रहेंगे X और Y, यानी जो 2 क्रोमोसोम हैं, इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनता है वो होता है X और Y का, और जो फीमेल होती है उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनता है वो होता है X और X का। तो मतलब 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर रहते हैं। इस सेल को हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल, ठीक है। डिप्लॉयड यानी कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है उनकी 2 कॉपीज़ हमारे पास मिलने वाली हैं। अगर सिंगल कॉपी मिलती है तो बोलोगे हैप्लॉयड, अगर डबल कॉपी मिलती है तो हम उसको बोलते हैं डिप्लॉयड। हैप्लॉयड को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से और डिप्लॉयड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2N से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो ये है हमारे पास, अगेन मैंने एक सेल दिखाई हुई है जिसके अंदर सेंटर में ये न्यूक्लियस है और इसमें 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज़ हैप्लॉयड। इसको N से रिप्रेजेंट किया गया है और हैप्लॉयड हम इसको बोलते हैं। और इसी तरह जो सेल है, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, अगर उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिप्लॉयड, यानी कि 2N बोलते हैं, ठीक है। अब हैप्लॉयड यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम या फिर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जब प्रेजेंट होता है तो इसको बोला जाता है जीनोम। जीनोम को समझना ज़रूरी है, तभी तो हम इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे। अगर हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझना है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले जीनोम को समझें। तो जीनोम क्या होता है, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 क्रोमोसोम को हम बोलते हैं जीनोम, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो जो हमारा DNA है वो सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, जिसमें आता है एक A, फिर C यानी एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। ये 4 जो होते हैं इनको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। 4 न्यूक्लियोटाइड के थ्रू पूरा DNA बनता है। ये न्यूक्लियोटाइड आपका अरेंज होते हैं एक के बाद एक, जैसे ATCG, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं, रैंडम सीक्वेंसेस होती है। तो इस पूरे को अगर हम देखें, जो 23 क्रोमोसोम हैं इनके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, तो हमारे पास रहते हैं 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। यानी कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड का पेयर बनता है, क्योंकि A के सामने T आता है, C के सामने G आता है, तो जब एक पेयर बनता है तो ऐसे हमारे पास 3.3 × 10⁹ क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं। और किसमें होते हैं, हैप्लॉयड में, यानी जीनोम के अंदर होते हैं। और जो डिप्लॉयड अगर आप सेल ले लेते हो तो उसके अंदर हमारे पास होते हैं 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होंगे। इसका कंप्लीटली डबल हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो गया था, इसीलिए ये N से 2N हो जाता है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ बोल तो दी कि हमारे पास 3.3 × 10⁹ यानी कि 3.3 बिलियन बेस पेयर हैं, ठीक। बट हम ये नहीं जानते कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड किसके बाद प्रेजेंट है। मतलब हम एक पूरे DNA में ये चीज़ नहीं जान पाए थे कि हमने जो अगर A है तो A के बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा, फिर उसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा। हमें ये ज़रूर पता था कि ATCG 4 ही न्यूक्लियोटाइड हैं और इन 4 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से ही पूरा DNA बना हुआ
हुआ है, बट ये नहीं जानते थे कि सीक्वेंस क्या है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड पहले लगा हुआ है और कौन सा न्यूक्लियोटाइड बाद में लगा हुआ है। इस चीज़ को सीक्वेंस करना था। इस चीज़ को सीक्वेंस करने के लिए ही आपके सामने आया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम ही रखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कि हमें जीनोम को क्या करना है, हमें पोजीशन का पता लगाना है, टू नो द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन का पता लगाना चाहते हैं। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया। सबसे पहले इसके अंदर कंसिडर किया गया आपका, जिसको हम बोलते हैं कि जो ये हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, दिस इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था ये। और इस प्रोजेक्ट के पूरा करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को हमें करीबन 13 ईयर का टाइम लगा था। 13 ईयर के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। इसकी ड्यूरेशन, स्टार्ट कब किया गया था, ये सारे फीचर हैं जो आपको याद रखने होंगे। स्टार्ट किया गया था 1990 में, यानी 1990 में स्टार्ट किया गया था और 2003 को कंप्लीट करने का गोल सेट किया गया था कि इसको हम कंप्लीट कर लेंगे 2003 में। यानी कि सेल के अंदर जो डीएनए है, एक सेल के अंदर जो 23 क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, उसमें हमें न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन का पता लगाना है। और उस पोजीशन का पता लगाने में हमें करीबन 13 साल का टाइम लगा। हमने एक पूरा प्रोजेक्ट रखा कि हाँ, हम इस चीज़ को पता लगाएंगे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डीप में जा नहीं सकते थे और इसीलिए सब चीज़ों को मैनुअली करना पड़ता था या फिर जो लो स्पीड के कंप्यूटर होते थे उनसे काम करते थे। बट 1960 के बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई थी, इसीलिए जो ये प्रोजेक्ट निकाला गया, इसमें हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को यूज़ किया गया था। मतलब कंप्यूटर को यूज़ किया गया था जो कि बहुत अच्छी कैपेसिटी रखते थे, तभी जा कर के ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो पाया, अदरवाइज़ ये कंप्लीट नहीं हो सकता था। तो समझ में आया कि हमने सिर्फ 23 क्रोमोसोम के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उनकी पोजीशन का पता लगाना है, जिनको आप डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते हो। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट का टारगेट सेट किया गया, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ये एक मेगा प्रोजेक्ट होता है जिसको कंप्लीट करने के लिए 13 साल का टाइम दिया गया था, 13 ईयर का टाइम दिया गया था। ये स्टार्ट किया गया था 1990 में और कंप्लीट होना था इसको 2003 में। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो गई, चेंजेस हो गए, मॉडिफिकेशन हो गया। जो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 था वो इतना बड़ा क्रोमोसोम था कि उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस थी उनको पता लगाने में ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से ये जो आपका प्रोजेक्ट था क्रोमोसोम नंबर 1 की जो सीक्वेंस थी वो कंप्लीट हुई जाकर के 2006 में। तो ये पूरा एक कहानी की तरह समझो कि हमारा एक सिंपल टारगेट था कि हमें सिर्फ पोजीशन का पता लगाना था कि ए के बाद टी आएगी या फिर ए के बाद जी आएगा या फिर ए के बाद सी आएगा, तो ये पता लगाना था। लेकिन इस चीज़ को पता लगाना इतना आसान नहीं था और हमने इसको सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड सेल में पता लगाना था, मतलब कि जीनोम का पता लगाना था। हमने डिप्लॉइड सेट तो उठाया ही नहीं। सपोज़ अगर हमने डिप्लॉइड सेट उठा लिया होता, वैसे तो डिप्लॉइड सेट उठाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। रीज़न, हैप्लॉइड सेट का होमोलोगस ही हमारा डिप्लॉइड होगा, यानी हैप्लॉइड सेट के अंदर जो चीज़ें, जो सीक्वेंस रहेगी वही कॉपी होकर के हमारे दूसरे क्रोमोसोम पे भी रहती है। तो अगर हमने एक साइड का पता लगा लिया तो दूसरे का तो हमें लग जाना था, इसीलिए इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोला जाता है। लेकिन इसमें हमारे पास बहुत सारे काम करने थे। हमने पहला टारगेट सेट किया कि हम इसको 1990 में शुरू करेंगे और 2003 में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम ले रहा था, इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। सेकेंड चीज़ इसमें क्या की गई, हमने कहा कि हम 2003 तक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जब कंप्लीट करने लगे तो समझ में आया कि इतना भी आसान नहीं है। 2006 में जाकर के क्रोमोसोम नंबर 1 जो था उसकी सीक्वेंस कंप्लीट हो सकी थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्रोमोसोम था। लेकिन साथ ही इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आया। क्या खर्चा आया? इन्होंने कहा कि जब हमें ये पता लगाना है कि ए के बाद टी आएगा, तो उस टी का पता लगाने के लिए, थायमीन का पता लगाने के लिए हमें 3 बिलियन, हमें 3 USD देना पड़ रहा है। मतलब कि एक बेस पेयर को पता लगाने के लिए आपको 3 USD देने पड़ रहे हैं। और हमारे पास टोटल कितने हैं? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर हैं। तो मतलब अगर हम इतने बेस पेयर का पता लगाने लग गए तो हमारे पास खर्चा कितना जाएगा? 9 बिलियन $, यानी कि हमारे पास करीबन 9 बिलियन $, गए थे। और यहाँ पे इतने से सिर्फ हैप्लॉइड सेट का पता लगाने के लिए इतना खर्चा गया था। अब इसके साथ साथ बहुत सारी एजेंसीज इसके अंदर आई, उन्होंने कहा कि चलो हम भी साथ मिलकर के काम करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का जो मेजर पार्टनर था कि हाँ ये काम करने वाली हैं कंट्रीज़ लगा लो या
फिर कुछ एजेंसीज़ लगा लो। तो उन्होंने कहा कि हम आते हैं और हम भी काम करेंगे साथ में मिलके। तो इसमें 3 जाकर के एजेंसी इन्वॉल्व हुई, 3 एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हुई। फर्स्ट एजेंसी थी जो कि इसका मेजर पार्टनर था, जिसको हम बोलते हैं वेलकम ट्रस्ट। ये यूके की एक कंपनी थी वेलकम ट्रस्ट। ये आए सामने और इन्होंने कहा कि हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा आया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको हम बोलते हैं NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। एंड थर्ड आया US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो आपको 3 एजेंसीज के नाम याद रखने होंगे, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि शुरुआत कैसे, क्या हो रहा था, क्या सोचा गया था, टारगेट क्या क्या था और कौन कौन आकर के इन्वॉल्व हो गए थे। तो पहला आएगा वेलकम ट्रस्ट, यूके का था। दूसरा आएगा NIH, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और थर्ड आएगा US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो ये तीनों चीज़ें आई। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ भी आई। उन्होंने कहा कि ठीक है हम भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे और वो आए। उनमें था जापान था, फ्रांस था, आपका जर्मनी था और चाइना था। ये NCERT में मेंशन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कंट्रीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसका मतलब कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? जापान, चाइना, फ्रांस एंड जर्मनी एंड अदर्स, ठीक है। अब खर्चा इतना है, एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं, कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं इस प्रोजेक्ट में। तो देखा गया कि सपोज़ अगर आप इसको कॉपी पे लिख रहे हो कि A के बाद T आएगा, T के बाद C आएगा, C के बाद G आएगा, तो ये चीज़ अगर हम पता लगाने के बाद उनको मैनुअली हैंड से कॉपी पे लिख रहे हैं पूरी सीक्वेंस को, तो उसमें आपके पास कम से कम आपको ऐसी बुक की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें एक पेज पर, ध्यान से सुनना, जिसमें आप कॉपी के एक पेज पर कम से कम 1000 लेटर लिख सकते हो और उस कॉपी के अंदर कम से कम 1000 पेज होने चाहिए। और ऐसी आपको करीबन 3300 कॉपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर के आप 3.3 × 10⁹ बेस पेयर की सीक्वेंसेस को मैनुअली लिख पाओगे। कितना ज़्यादा हार्ड काम है ये, कितना ज़्यादा, बेसिकली आप ऐसे बोल लो इसमें टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। 1000 बेस पेयर, 1000 लेटर्स के आने चाहिए आपके एक पेज पर और 1000 पेज की एक बुक होनी चाहिए और ऐसी ऐसी आपको 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर के सारी चीज़ें मैनुअली स्टोर होंगी। तो जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं, हमारे बस की नहीं है, हम इतना सब कुछ मैनुअली नहीं कर पाएंगे, हमें रिक्वायरमेंट होगी कंप्यूटर्स की। हम सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर डालेंगे और कंप्यूटर में ही हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए बायो की एक नई ब्रांच को इंक्लूड कर दिया गया बायोलॉजी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ, मैंने बेसिकली एक बैक्टीरिया के ऊपर काम किया हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में और उसकी पूरी सीक्वेंसेस को हमने बेसिकली रिट्रीव किया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम रहता है एंड सेकेंडली हार्ड वर्क भी होता है एंड बहुत केयरफुली करना होता है। मैनुअली अगर आप करते हो तो इसमें एरर के चांसेस होते हैं, बट बाय कंप्यूटर अगर आप यूज़ करते हो यूजिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो आपका ये काम थोड़ा आसान हो जाता है, सेकेंडली थोड़ा सा एरर लेस हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम सारी चीज़ों को कंप्यूटर में स्टोर करेंगे और इस टेक्निक के थ्रू इसके अंडर कौन सी ब्रांच के अंडर काम करेंगे? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आज के टाइम में बायो इन्फॉर्मेटिक्स को बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि इसकी एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें आप एक तरीके से थोड़े से मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज़ करते हो और कंप्यूटर का यूज़ करते हो, डाटा रिट्रीव, डाटा एनालिसिस करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंडर स्टडी करते हो, ठीक है। तो ये काम उन्होंने किया। अब हमारे पास आए कुछ गोल्स। गोल क्या थे? देखो, ये हमने बताया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चाहता क्या था। अब इसके अलावा गोल्स थे। गोल्स मतलब हमने सपोज कर रखा था कि ऐसा ऐसा होता होगा और उसके बेस पे हम काम कर रहे थे। हमने मान लिया था कि हमारी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो DNA है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं और उनके अकॉर्डिंग हमने देखना था कि जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, क्या वो हमारी जो हमने अजम्पशन मानी हुई है उनके साथ मैच करेगा या अलग होगा। तो जो हमारी अजम्पशन थी, जो हम मान के चलते थे, वो क्या क्या थी? पहले तो ये समझो कि ये रहा तुम्हारा DNA 5 प्राइम से 3 प्राइम, तुम्हें समझाने के लिए मैंने बनाया है। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम आपका DNA है और इसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें सीक्वेंस है, मैंने एक रैंडम सीक्वेंस दे रखी है ATCG CG CG, इस तरीके से एक रैंडम सीक्वेंस दी गई है
और इसमें अगर हम एक देखें, सपोज ये एक G है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री C होगा जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इससे जुड़ा हुआ होगा, तो इसको हम बोलते हैं एक सिंगल को, इस सिंगल को बोलोगे न्यूक्लियोटाइड, और जब आप इसको दोनों को ले रहे हो तो हम इसको बोलते हैं बेस पेयर। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज़ योर बेस पेयर, ठीक है। इसी तरह G और C, G क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, C क्या है, बेस पेयर है। तो ये जो एक एक है ये सारे बेस पेयर हैं, लेकिन ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का और ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक। अब इसमें से मान लीजिए ये वाला सेगमेंट है GCG TCG, मैं बहुत बेसिक से समझा रही हूँ ताकि सब बच्चों को समझ में आए। तो इस पूरा डीएनए तो बहुत बड़ा है, इस डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट मैंने लिया, इसको मैं बोलूँगी जीन, सेगमेंट ऑफ जीन, सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसको मैं बोलूँगी जीन। और हो सकता है ये किसी चीज़ के लिए कोड करता हो, सपोज़ ये किसके लिए कोड कर रहा है, इट इज़ कोडिंग फॉर द आई कलर। अगर ये किसी चीज़ के लिए कोड कर रहा है तो मैं इसको बोलूँगी एक्सोन। ध्यान से सुन लो, अगर डीएनए बहुत बड़ा है, ठीक है, उस डीएनए का एक फ्रेगमेंट या एक ऐसा पार्ट विच इज़ कोडिंग फॉर समथिंग, जो किसी चीज़ के लिए कोड कर रहा है, ये तुम्हारा आई कलर हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, इंटेलिजेंस IQ लेवल हो सकता है, वटेवर, ठीक है। तो बट इट इज़ कोडिंग फॉर समथिंग, तो उसको मैं बोलूँगी एक्सोन। इसी तरह सपोज अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे आपके पास एक और, यहाँ पे देखते हैं पहले, यहाँ पर आपको एक और जीन दिया गया है T और A, कितना छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, बट यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ नॉट कोडिंग फॉर समथिंग, ये किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रोन। तो 2 वर्ड याद रखना, अगर आपका जो डीएनए है उसका कोई सेगमेंट या कोई फ्रेगमेंट आपका कोड कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो हम उसको बोलते हैं एक्सोन, और अगर वो कोड नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉन कोडिंग, तो हम उसको बोलते हैं इंट्रोन। और यहाँ पे आपको समझ आया कि एक सिंगल को आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड, और जब उसका आप कॉम्प्लीमेंट्री भी कंसिडर करते हो तो हम उसको बोलते हैं बेस पेयर। और जो ये जीन होते हैं, इसके लिए जीन को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। मतलब यही जीन होते हैं, डीएनए का यही पार्ट होता है जो बाद में आरएनए बनाता है, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है, और फिर वो प्रोटीन फंक्शनल होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तो अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो कौन बनाते हैं, जीन बनाते हैं। तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। अब हमें यही चीज़ पता करनी थी, हमने पता क्या करना था, हमने ये पता करना था कि अगर पहला न्यूक्लियोटाइड A है जो कि हम सपोज कर रहे हैं, तो A के बाद क्या आएगा, T मान लो हमने दिखा रखा है, बट हम जानते नहीं थे कि ये है क्या, क्या आना चाहिए यहाँ पर, कैसे आएगा, क्या होगा, ठीक है, हम नहीं जानते थे। इस चीज़ को जानने के लिए ही आपका HGP स्टार्ट किया गया था। तो A T C G ये सीक्वेंस एक के बाद एक अरेंज है, और जैसे मैंने कहा GCG TCG एक जीन बना रहा है। तो अगर मुझे इसकी सीक्वेंस ही नहीं पता होती तो मुझे इस जीन का ही नहीं पता होता, और मैं इस जीन से कोड होने वाली जो चीज़ें हैं उनको रेगुलेट नहीं कर पाती। तो अगर मुझे किसी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है तो पहले मुझे उसका जीन लेवल पता होना चाहिए, और इस जीन लेवल को पता लगाने के लिए ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। तो हमने एज्यूम किया, हमने माना कि हमारे पास पूरी बॉडी में जो हमारा पूरी जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो 23 क्रोमोसोम है, उनके अंदर बेसिकली जो हमारी अजम्पशन थी उसमें क्या था कि हमने माना कि हमारी बॉडी में जो सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो 23 क्रोमोसोम है उनमें कितने जीन हैं, हमने माना था कि हमारे पास ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स जो हैं वो ह्यूमन डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। मतलब ऐसे वाले सेगमेंट जो एक डीएनए पे प्रेजेंट होंगे, जो 23 क्रोमोसोम में पूरे में प्रेजेंट होंगे, 23 क्रोमोसोम में, उनका नंबर कितना है, 20,000 से 25,000। फिर हमने ये भी माना कि इन 20 से 25,000 में जो पूरे केमिकली बेस पेयर हैं, यानी कि जो ये वाली सीक्वेंस है, ये तो जीन है, सपोज एक सेगमेंट है, ये एक जीन है, ऐसे ऐसे हमारे पास 20 से 25,000 जीन हो सकते हैं, ऐसा माना गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये माना गया कि ऐसे ऐसे ये वाला, ये पूरा एक बेस पेयर जो बना हुआ है, ऐसे बेस पेयर हमारे पास करीबन 3 बिलियन हो सकते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि हम
जो चीज़ें हैं, हमने एक चीज़ अजम्पशन मान ली थी, अजम्पशन बोल लो, या हमने सेट कर लिया था कि हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि आप पहले एक प्लान बनाते हो कि काम कैसे करेंगे, तो ये पूरा प्लान ही है। और इस प्लान में कुछ चीज़ें हमने कंसिडर कर ली हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो हमने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग, इस HGP में प्रोजेक्ट में प्लान जो बनाया गया उसके अकॉर्डिंग माना गया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम स्टोर करेंगे। किसके अंदर स्टोर करेंगे? डाटा बेसिस के अंदर स्टोर करेंगे। और वो डाटा बेसिस क्या होते हैं? बेसिकली कंप्यूटर के अंदर आपके पास बहुत सारी मैनुअल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी शीट्स होती हैं जिन पे आप चीज़ों को कवर करते हो। तो हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को यूज़ करके हम डाटा बेसिस, जितना भी डाटा आएगा उसको डाटा की फॉर्म में, बेसिस को डाटा की फॉर्म में रखेंगे कि हाँ यहाँ पर हम उस चीज़ को स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम स्टोर भी करेंगे और ऐसी जगह उनको रखेंगे कि हम उनको वहाँ से इजीली रिट्रीव भी कर सकें। रिट्रीव करने का मतलब होता है कि हम इजीली उनको स्टडी कर सकें, उस इंफॉर्मेशन को हम इजीली निकाल सकें कि ए के बाद टी आएगा और टी के बाद सी आएगा। ये चीज़ हम ईजिली ऑब्टेन कर सके, रिट्रीव कर सके, निकाल सके सीक्वेंसेस। तो ऐसी जगह पर इसको रखा गया। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि हम कंप्यूटेशनल मेथड के थ्रू बहुत सारे ऐसे टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं जो डाटा एनालिसिस में हेल्प करेंगे। मतलब एक पूरा डीएनए है, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जो बेस पेयर हैं, उनको एनालाइज करने में हमारी हेल्प करेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम, एक साइट होती है गूगल के ऊपर, आप चेक भी कर सकते हो, NCBI करके एक साइट है, एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे ब्लास्ट वगैरह आते हैं, फास्टा सेगमेंट, फास्टा आता है, ब्लास्ट आता है। आप वहाँ से प्रोटीन के सीक्वेंसेस को रिट्रीव कर सकते हो, आप वहाँ से न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को रिट्रीव कर सकते हो, आप वहाँ से कोई भी ऑर्गेनिज्म भरो, उसका न्यूक्लियोटाइड, उसका प्रोटीन आप रिट्रीव कर सकते हो। तो NCBI एक पूरी एक साइट है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप बहुत सारी चीज़ों का डाटा रिट्रीव कर सकते हो। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे टूल्स को इम्प्रूव किया ताकि डीएनए को एनालाइज कर सकें, डीएनए को पहचान सकें। ठीक, इसके अलावा इनका ये गोल था कि जितनी भी टेक्नोलॉजी जो भी हम इसमें यूज़ करेंगे, बायोटेक इंडस्ट्री जो हम इसमें चीज़ें यूज़ करेंगे, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी हो, या फिर ये काम करते हुए हम किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो प्रोडक्ट, वो टेक्नोलॉजी हम कहाँ तक पहुँचाएंगे, उस टेक्नोलॉजी को हम इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये एक्चुअली बहुत एक अच्छा इनका गोल था। इसकी वजह से ही बायोटेक में काफ़ी इम्प्रूव हो पाया है, बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी ऊपर तक गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग काफ़ी ऊपर जा सकी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बहुत ऊपर जा सकी। तो कहीं ना कहीं HGP इन सब चीज़ों में भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। लेकिन इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और थी, वो ये था कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जाते हो या जब भी कोई आप दुनिया से हट के काम करने लगते हो तो लोग बीच में ज़रूर आते हैं। तो ये सबको पता है। तो इसी तरीके से इनके पास भी बहुत सारे इशू थे, बहुत सारे मुद्दे थे जो इनको सॉल्व करने थे साथ की साथ। जैसे कि इथिकल, बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत मानते थे कि तुम अपने डीएनए को, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने डीएनए को पहचान रहे हो, अपने डीएनए की सीक्वेंसेस को ऑब्टेन कर रहे हो, विच इज़ टोटली रॉन्ग, ऐसा मानते थे लोग। बहुत सारी जगह पर इसको इल्लीगल कंसिडर किया जाता था कि किसी भी तरीके से किसी भी सेल के साथ काम करना इल्लीगल कंसिडर किया जाएगा। तो लीगल इश्यूज थे बहुत सारे। आपके पास सोशल स्टिग्मा, एक तरीके से सोशली भी इस चीज़ को गलत माना जाता था, लोगों के लिए नई चीज़ों को अडाप्ट कर पाना मुश्किल था। तो ये सारे इश्यूज़, इन सब चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना है, ये भी HGP का एक मेन गोल था। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है, दिमाग में आ गया कि हमने ये काम करना है, इसकी ड्यूरेशन हमने रख ली है, हमें पता है कि हमने करना क्या है, हमें ये भी पता है कि इसमें खर्चा कितना लगेगा, ये भी पता है कि हम इसको किस तरीके से कंप्यूटर की हेल्प से काम करेंगे। बट हम इसको करेंगे क्यों? हमारे लिए कुछ एप्लीकेशंस भी तो होनी चाहिए। हमने डाटा निकाल लिया, हमें पता चल गया कि ए के बाद टी है, टी के बाद सी है, सी के बाद जी है, बट हम करेंगे क्या इसका? हमें करना क्यों है ये सब? हम क्यों इतना खर्चा लगा करके ATCG के बारे में पता लगा रहे हैं कि ए के बाद टी है और टी के बाद सी है? अगर हमें वो नहीं भी पता होगा तो भी काम चल जाएगा, बट हमें क्यों पता करना है? तो वो इसीलिए पता करना है क्योंकि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। क्या क्या एप्लीकेशंस है देखो, अगर आपने जीनोम को सीक्वेंस कर लिया, अगर आपने पता लगा लिया कि कौन से न्यूक्लियोटाइड के बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड आता है, तो उसका हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। पहला, इसके थ्रू आप DNA वेरिएशंस देख सकते हो इंडिविजुअल में। मैं हूँ, मेरा DNA और आपका DNA 99%
सिमिलर होगा, 99.9% सिमिलर होगा हम दोनों, कोई भी इंडिविजुअल हो, सपोज मैं हूँ और कोई सामने कोई और इंडिविजुअल है, बट उसके बाद भी हम दोनों डिफरेंट होंगे। रीज़न क्या है? रीज़न कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड के बीच में छुपा हुआ है, ठीक है। अगर सबका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम है तो वो सब सिमिलर होने चाहिए थे। तो न्यूक्लियोटाइड में कहाँ पे चेंज है वो चीज़ अगर हमें पता लगानी है, अगर हमें वेरिएशंस पता लगानी है, तो उसके लिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, सपोज़ किसी के बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी है, या एक तरीके से ऐसा मान लो कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है और इंसुलिन जीन में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन को कोड करने वाला जीन कौन सा है। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि वो 6 to 8 बेस पेयर या उससे ज़्यादा बेस पेयर की कौन सी ऐसी सीक्वेंस है डीएनए पे जो इंसुलिन को कोड कर रही है। अगर हमें वो पता चल गई, सपोज मान लो, मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको, सपोज ये वाला जो जीन था ना, ये वाला जीन ये इंसुलिन को ही कोड कर रहा था। अब मुझे एक बात पता है कि GCG TCG इंसुलिन को कोड कर रहा है, यानी अगर मुझे इंसुलिन का जीन आर्टिफिशियली बनवाना है तो मैं किसी तरीके से इस सेगमेंट को बना लूँगी तो मेरा जीन बन जाएगा। इसका मतलब मैं किसी डिजीज़ को अगर क्योर करना चाहूँ तो मुझे उस जीन का पता होगा, मैं उस जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकती हूँ और उस डिजीज़ को क्योर कर सकती हूँ। तो इसका मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया डायग्नोज कर पाना, पहचानने के लिए हमारे काम आने लगा कि हाँ एक पर्टिकुलर साइट पे प्रॉब्लम है। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया आपको GCG TCG, मान लीजिए C की जगह पर T आ गया है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने पहले उसको डायग्नोज किया, उसके बाद मैंने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और फाइनली मैंने उसको डिजीज़ से बचा लिया। ये काम हो सकता है। तीसरा, आज के टाइम पर हमने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के डीएनए को सीक्वेंस नहीं किया है, इसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे मॉडल ऑर्गेनिज्म भी ले लिए हैं जिनका डीएनए हम अब तक सीक्वेंस कर चुके हैं जो कि ह्यूमन से अलग हैं। जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया, आप बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं उनको क्या कर चुके हो, उनके डीएनए को सीक्वेंस कर चुके हो कि हाँ उनके बॉडी के अंदर न्यूक्लियोटाइड कैसे कहाँ पर क्या है। उसके अलावा हमने यीस्ट जो कि आपका यूनिसेल्युलर फंगस होती है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेशियाई साइंटिफिक नेम है, इसके डीएनए को भी हम एनालाइज कर चुके हैं, सीक्वेंस कर चुके हैं। उसके अलावा एक ऐसा नॉन पैथोजेनिक फ्री लिविंग निमाटोड एस्के हेलमिंथेस है हमारे पास, सिनोरेबिडाइटस एलिगेंस, विच इज़ अ वेरी ग्रेट मॉडल ऑर्गेनिज्म। ये आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मॉडल ऑर्गेनिज्म है। एंड सिनोरेबिडाइटस एलिगेंस, जिसको हम सी एलिगेंस भी बोलते हैं, ये एक राउंड वर्म होता है और इसके बारे में हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया है, इसके डीएनए को सीक्वेंस कर लिया है। ड्रोसोफिला, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉडल हम उसको बोल सकते हैं। और प्लांट्स में अगर हम बात करें तो हमने राइस के प्लांट का और एक और प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं अरेबिडोप्सिस थैलियाना, इसके बारे में क्या कर लिया है, इनके डीएनए को सीक्वेंस कर लिया है। ठीक है, तो दिमाग में आएगा कि ठीक है हमने इनको भी सीक्वेंस कर लिया। ह्यूमन का तो चलो समझ आता है कि डायग्नोज कर लिया, डिजीज़ का पता लग गया, इस वजह से हम उसको कर सकते हैं, वेरिएशंस का पता लगाना हो। लेकिन इनका क्या फ़ायदा है, इनका काम है, इनका क्या फ़ायदा है, अगर हमने इनके डीएनए को सीक्वेंस कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ क्या है, मतलब इनका कौन सा जीन किस चीज़ को कोड करता है और क्या प्रोडक्ट हमें देता है, तो वो चीज़ हमें पता लग जाएगी। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर, मेडिकल फील्ड में हम इनका यूज़ ले सकते हैं। हम एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर मतलब जो हमारा फील्ड वर्क होता है, खेत वगैरह होते हैं, हम उनमें इनसे काम ले सकते हैं। एनर्जी का प्रोडक्शन करवाने में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया हेल्प कर सकते हैं। एनवायरमेंटल रेमेडिएशन में हेल्प कर सकते हैं। रेमेडिएशन का मतलब होता है कोई चीज़ अगर गलत हो गई है तो उसको आप कंट्रोल कर लो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, एक बार क्या हुआ था, समुद्र के ऊपर बहुत सारा तेल गिर गया था, है ना, तो ऑयल जो था वो पूरी जगह फैल गया था। तो उस ऑयल की वजह से जो फिशेस थी उन तक क्या नहीं जा पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी, एक लेयर बन गई थी ऑयल की पानी के ऊपर, तो बहुत सारी जो फिशेस थी उनकी डेथ हो रही थी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती, हम उनको बोलते हैं AM चक्रवर्ती। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बैक्टीरिया को खोजा, उस बैक्टीरिया का नाम था स्यूडोमोनास पुटिडा। अब उस स्यूडोमोनास पुटिडा की अगर हम बात करें तो हमने अब उसका पूरा डीएनए सीक्वेंस कर लिया है, सपोज, है ना, मैं बता रही हूँ, मान लीजिए, और मुझे पता है कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो ये उस ऑयल स्पिल को ख़त्म कर सकता है। तो उस स्यूडोमोनास पुटिडा को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया और पूरा ऑयल वहाँ से हटा दिया गया। AM चक्रवर्ती ने इस बैक्टीरिया के ऊपर अपना पेटेंट भी लिया हुआ है। ठीक है,
तो रेमिडिएशन का मतलब क्या है, पॉल्यूशन फ्री करना। तो बेसिकली ऑयल वहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, ऑयल जो स्पिल हुआ था वहाँ पे, उनको क्या कर दिया है, ऑयल ड्रॉप्स को डिग्रेड कर दिया है। इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, ठीक है। तो इसीलिए हम इन ऑर्गेनिज्म के डीएनए को भी सीक्वेंस करते हैं। उसके अलावा हमारे पास और क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं एचजीपी की, ये आपकी बायोलॉजिकल रिसर्च, कोई रिसर्च करनी हो अगर किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो आप उसके डीएनए को क्या कर लीजिए, सीक्वेंस कर लीजिए, उसमें ये हेल्प करेगा। उसके अलावा हम बहुत सारे जीन्स जो एक जीनोम के अंदर होते हैं, उनमें से कुछ जीन में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, जैसे ऑन्कोजीन हो गए, अगर उनमें प्रॉब्लम आ जाए या वो एक्टिव हो जाए, ऑन्कोजीन जो नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में रहते हैं, तो अगर कैंसर कॉज करने के लिए वो जीन एक्टिव हो जाते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उनको पहले ही क्या कर लेंगे, अगर हमें डीएनए की सीक्वेंस पता है तो हम उन जीन को पहले ही क्योर कर सकते हैं। उसके अलावा हमें पता है कि जीन से क्या बनती है, जीन से बनता है एमआरएनए, और इसी एमआरएनए को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द जीन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन अगर चेंज है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज है या प्रोटीन का फंक्शन चेंज है, तो उसको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीन में प्रॉब्लम है, क्योंकि दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जो जीन है उसी से एमआरएनए बना होगा, उसी से प्रोटीन बनी होगी। तो अगर प्रोटीन में चेंज आया है तो कहीं ना कहीं जो आपका डीएनए है या जो जीन है उसमें भी चेंज आया होगा। तो हम इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि कैसे जीन और प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपस में काम करते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि गोल्स क्या थे, फीचर क्या थे, गोल्स क्या थे, एचजीपी के एप्लीकेशंस क्या थी। आप दिमाग में आएगा कि काम कैसे किया गया होगा, मतलब मेथड क्या था, कैसे उन्होंने सीक्वेंस किया। ये सबसे क्रिटिकल पोर्शन है इस चैप्टर का। ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उसको मेरे साथ ध्यान से समझना कि किया कैसे गया। तब से बोल रहे हो मैम कि कर दिया, हमने ए के बाद टी पता लगाना है, टी के बाद सी पता लगाना है, बट कैसे पता लगाना है, कौन कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ की गई होगी। तो इसके लिए बच्चों 2 अप्रोच यूज़ की गई थी, ध्यान से सुनोगे आप। इसके लिए 2 अप्रोच यूज़ की गई थी। फर्स्ट अप्रोच जो थी आपकी, दैट वाज योर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, या जिसको हम बोलते हैं EST, और दूसरी थी होल जीनोम सीक्वेंसिंग, जो कि एक ब्लाइंड अप्रोच के अंडर आती है। मतलब पहला जो है बहुत स्पेसिफिक है और दूसरा जो है वो रेंडमली पूरे डीएनए को उठा करके सीक्वेंस करना है। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं ब्लाइंड अप्रोच, और ये एक बहुत केयरफुल अप्रोच रहती है EST। तो इसको समझो, अगर ये समझ में आ गई तो सब समझ आ जाएगा। देखो, पहले मैंने आपके लिए इजी करने के लिए बनाया है फर्स्ट एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, है ना। एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छूटेगी, सारा आपको यहीं पे याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनना बस। हमें पता है कि डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंड होते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, बोथ आर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। ठीक है, तो ग्रीन में मैंने बनाए हैं ग्रीन में मैंने बनाया है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड। अब इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे, ये वाला सपोज ये वाला ऐसा सेगमेंट है जिसको जीन नंबर 1 बोला। इसके बाद एक ऐसा सेगमेंट है जिसको जीन नंबर 2, और एक ऐसा सेगमेंट है जिसको जीन नंबर 3 मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, अब जीन नंबर 1 जो है ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, और जब इसने खुद को एक्सप्रेस किया तो हम इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, एक्सोन। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो सीक्वेंस खुद को एक्सप्रेस करती है उसको हम बोलते हैं एक्सोन। और जब इसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया है तो ये क्या बनाएगा, ये अपना आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन बनाएगा आरएनए। सबको पता है डीएनए से बनता है आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बना, सेंट्रल डोग्मा फॉलो हो रहा है, तो डीएनए यानी जीन से बना आरएनए। इसका मतलब इस जीन ने खुद को एक्सप्रेस किया और इसको हम बोलेंगे एक्सोन। ठीक है, और जो सीक्वेंस खुद को एक्सप्रेस करती है उसको हम बोलते हैं EST, यानी एक्सोन को ही यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। क्लियर, इसको बोला एक्सप्रेस, यानी एक्सप्रेस कर रही है सीक्वेंस, जीन की ऐसी सीक्वेंस जो खुद को एक्सप्रेस कर रही है, उन्होंने इसको एक टैग लगा दिया, इसको बोला गया EST। अब यहाँ से आरएनए बन गया। इसके बाद सेम चीज़ जीन 3 के साथ हुई, इसने भी खुद को एक्सप्रेस किया और इसको एक्सोन बोला गया और इसको EST भी बोला गया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और इससे बन गया आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इससे बन गया आरएनए। अब हमें पता है कि आरएनए से प्रोटीन बनती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता लगाना था, हमें प्रोटीन से मतलब नहीं था, हमने ये पता लगाना था
कि जो जीन है, जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, इनकी सीक्वेंसेस क्या क्या रहने वाली हैं। बट इसमें हमने स्पेसिफिकली किसकी सीक्वेंस का पता लगाना था, जो जीन नंबर 1 है और जीन नंबर 3, यानी जो चीज़ कोड कर रही है हमें सिर्फ उसका पता लगाना था, जो चीज़ कोड नहीं कर रही हमने उसका पता लगाना ही नहीं था, क्योंकि हमारे काम का सिर्फ वही सीक्वेंस है जो कोड करता है। जो कोड नहीं कर रहा वो चाहे सही कंडीशन में हो चाहे वो बुरी कंडीशन में हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो जो जीन नंबर 2 था, सपोज कर लो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको इंट्रोन कहा गया। तो अब जो सीक्वेंस खुद को एक्सप्रेस कर रही थी, हमें ये पता लगाना था कि उसकी डीएनए की सीक्वेंस क्या थी। आरएनए तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसकी डीएनए की सीक्वेंस क्या रही होगी। तो क्या किया गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ किया गया और आरएनए से डीएनए बनवाया गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो आपका रिवर्स सेंट्रल डोग्मा को फॉलो करता है। नॉर्मली सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन रिवर्स सेंट्रल डोग्मा में क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर वापस डीएनए बनता है। पर इस टाइम जो डीएनए बनता है आरएनए से, उसको हम डीएनए ना बोल करके cDNA बोलते हैं। तो अब की बार रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने जो डीएनए बनाया उसको हम बोलेंगे cDNA, और सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो इसका मतलब अगर तुमने आरएनए की सीक्वेंस पता थी, उससे हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनवा दिया डीएनए बाय यूजिंग एन एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो कहीं ना कहीं हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस हमें पता लग गई। और हमें यही करना था, हमें यही पहचानना था कि डीएनए की सीक्वेंस क्या है, डीएनए में कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। उसका पता लगाने के लिए हमने क्या किया, पहले डीएनए से आरएनए बनवाया। उस टाइम तक हम जीन की सीक्वेंस नहीं जानते थे, जो चीज़ खुद को एक्सप्रेस कर रही थी उसको एक्सोन बोला गया, और जो आरएनए बना उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करके cDNA बना दिया गया। सेम हमने जीन 3 के साथ किया, एक्सोन था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स थे, इनके लिए आरएनए बनाया और आरएनए से फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया। तो इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें डीएनए की सीक्वेंस पता चल गई, जो हमारा मेन मोटिव था। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये तो था बहुत स्पेसिफिक कि तुमने सिर्फ उसको पता लगाया जो तुम्हारे लिए काम का था, या जो सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करता था उसके बारे में पता लगाया। लेकिन एक और अप्रोच है, दूसरी अप्रोच क्या कहती है, दूसरी अप्रोच कहती है कि इतना दिमाग मत लगाओ कि कौन सा कोड कर रहा है कौन सा कोड नहीं कर रहा है, और जो कोड कर रहा है सिर्फ उसी की डीएनए सीक्वेंस पता लगाओ। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या करो, तुम एक काम करो, पूरा डीएनए उठाओ और पूरे डीएनए को ही कोड कर लो, है ना, पूरे डीएनए को ही कोड कर लो। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि पूरा होल जीनोम उठाएं, इसको हम ब्लाइंड अप्रोच बोलते हैं। इसमें पूरे जीनोम की सीक्वेंस की गई, यानी कि जो पोर्शन कोडिंग था उसकी भी, और जो पोर्शन नॉन कोडिंग या जो हमारे काम का नहीं था जिसको इंट्रोन बोलते थे, उसकी भी सीक्वेंसिंग की गई, एक्सोन और इंट्रोन। ठीक, तो देखो ये तुम्हारे पास डीएनए है, ग्रीन कलर के जो डीएनए हैं ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। इसमें से जो पिंक वाले मैंने मेंशन किए हैं ये है एक्सोन, यानी ये वो रीजन है जो खुद को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। और जो स्काई ब्लू में रिप्रेजेंट किया है ये क्या है, दिस इज़ योर इंट्रोन, जो खुद को कोड नहीं कर रहा। लेकिन हमें क्या मतलब है, हमें तो कोई मतलब है ही नहीं कि खुद को कोड कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमने तो पूरे डीएनए को ही सीक्वेंस करना है ना, हमारा तो मेन मकसद ही वही है। तो हमने क्या देखा कि एक्सोन जो होता है ये फंक्शनल है, इधर से भी जो एक्सोन था ये फंक्शनल था, लेकिन हमने सीक्वेंस किसको करना है, सबको सीक्वेंस करना है, ऑल सीक्वेंस्ड, हमने सबका पता लगाना है। हमें नहीं पता डीएनए में, पूरे डीएनए में क्या है, कहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, हमने पूरे को ही पता लगाया। लेकिन जो फंक्शनल रीज़न था उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आपके पास यूज़ किया गया था, तो वो एक्सोन, जिसको यहाँ पे इस वाले रीजन में EST कहा जाता था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। जब होल जीनोम सीक्वेंसेस की गई तो वहाँ पे उसी फंक्शनल रीजन को, एक्सोन को क्या कहा गया, सीक्वेंस एनोटेशन, SA कहा गया, सीक्वेंस एनोटेशन कहा गया, जिसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग वाली अप्रोच में EST बोला जाता था, उसको इस वाली अप्रोच में सीक्वेंस एनोटेशन कहा गया। ठीक है, ये फंक्शनल रीज़न था। अब इसके लिए हमने पूरे जीनोम को क्या करना था, सीक्वेंस करना था। तो एक प्रोसेस फॉलो की गई, पूरी प्रोसेस की गई, जिसको आप ध्यान से सुनोगे।
देखो, एनसीईआरटी ने बहुत घुमा घुमा के लिख दिया है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है एंड वन टाइम में ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें क्या किया गया, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास एक सेल होती है, ध्यान से सुनो, बस आराम से सुनो। सेल होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और जो पिंक कलर का है ये होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर होता है डीएनए। डीएनए यानी कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जीनोम की बात कर रहे हैं। जीनोम की बात कर रहे हैं मतलब हम सिर्फ 23 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। हम ह्यूमन सेल के 46 क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं, यानी हम सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी सिंगल एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डीएनए था, 23 क्रोमोसोम थे। हमने क्या किया, उसको निकाल लिया। डीएनए को निकालने को क्या बोलते हो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को निकाला और जब देखा गया कि डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं वो बहुत बड़े हैं, लॉन्ग है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो बहुत सारे मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड क्या थे, मोनोमर थे, जब उनको आपस में जोड़ दोगे तो बन गया पॉलीमर। और ये डीएनए बहुत बड़ा होता है, लॉन्ग पॉलीमर है। तो अगर आप इसको वन स्ट्रेच में मेज़र करोगे या फिर वन स्ट्रेच में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। इसीलिए इसको क्या किया गया, डिफ़िकल्ट टू सीक्वेंस, बड़े को डिफ़िकल्ट होता है सीक्वेंस कर पाना। इसीलिए यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी के एक टूल का यूज़ किया गया जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के सेंटर में कट लगा देते हैं। तो जब इन्होंने कट लगाया तो आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बड़े डीएनए से 3 छोटे फ्रेगमेंट दिखाए हुए हैं और ये क्या थे, दीज वर योर रैंडम स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट बहुत छोटे थे। अब हमने क्या किया, हमने वेक्टर ढूंढे। जो वेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी खुद कंज्यूम नहीं होते प्रोसेस में, वो सिर्फ एक साइड का डीएनए, एक जगह से डीएनए उठाते हैं और उसको दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। जो डीएनए उठाते हैं उसको हम डिज़ायर्ड डीएनए बोल देते हैं या हमारी मर्ज़ी का डीएनए होता है, और जब उठा करके दूसरे डीएनए के दूसरी बॉडी के अंदर पहुँचाते हैं तो उसको हम होस्ट बोल देते हैं। तो इसको ये क्या करते हैं, यहाँ से डीएनए उठाएंगे और यहाँ पे पहुँचाएंगे, तो ये क्या है, दिस इज़ योर होस्ट। तो इन्होंने क्या किया, हमने वेक्टर चूज़ किए। वेक्टर कौन से थे, 2 वेक्टर लिए गए, एक बैक होता है, एक यैक होता है। बैक का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यैक का मतलब है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये जो आपका वेक्टर था इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपने डीएनए को इंसर्ट कर दिया, जो ये छोटे फ्रेगमेंट थे इनको इंसर्ट कर दिया और बाद में इसी वेक्टर को क्या कर दिया गया, एक सुटेबल होस्ट के अंदर क्या किया गया, क्लोन किया गया। ये होस्ट क्या क्या लिया हमने, बैक्टीरिया लिया और यीस्ट होस्ट लिए गए। ठीक, अब जो बैक्टीरिया लिया गया उसके अंदर आप देख सकते हो मेरा ये जो वेक्टर है ये ऐड कर दिया है, ये और ये इसका खुद का जीनोम है, ये खुद का जीनोम है और ये वेक्टर हमने ऐड कर दिए हैं। अब वेक्टर क्या करेंगे, होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत सारी कॉपीज़ बना देंगे। ठीक है, बहुत सारी कॉपीज़ बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लीफिकेशन, जो डीएनए सीक्वेंस छोटा सा हमने ऐड किया था, अब बहुत सारी डीएनए की सीक्वेंसेस वहाँ पर क्या हो गई हैं, मल्टीप्लाई कर गई हैं, एम्प्लीफिकेशन हो गया है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, और डीएनए सीक्वेंसेस क्या हो गई हैं, क्लोन कर दी गई हैं।